वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी एक संकल्प। हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में आरक्षण संबंधी मुद्दे को शुरू किया है, जो डिबेट के मुद्दे हैं, जिस पे आए दिन चर्चा होती रहती है। आरक्षण संबंधी विवाद उठता रहता है। ठीक है, आप अखबारों में, टेलीविज़न चैनलों पे इत्यादि सब के बारे में आप पढ़ते रहते हैं। तो आरक्षण संबंधी मुद्दा जो है, समानता का अधिकार वाले खंड में हम पढ़ रहे हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत दिया गया है, मुख्यतः अनुच्छेद 15 और 16 में। ठीक है? तो आरक्षण संबंधी विवाद को समझने के लिए हमने कुछ पहले हमने ये समझा कि आरक्षण का उद्देश्य क्या है, हमने इसको पिछली कक्षा में समझा। आरक्षण जो है कि विकास यात्रा अब तक की क्या रही है, ठीक है? फिर इसके बाद आरक्षण देने की तार्किकता का हम परीक्षण करेंगे, या हम आरक्षण नीति का मूल्यांकन करेंगे। अब वर्तमान में यदि कोई आरक्षण संबंधी मुद्दा अभी चल रहा है, तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा है, उसको तेज़ी से हम रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो है डिबेट के मुद्दे, जो मुख्य परीक्षा का स्तर है, जो लेखन कला के स्तर की चीज़ें हैं और जो हमारी समझ को और बेहतर बनाती हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। तो हमने आरक्षण का जो उद्देश्य है, उसका क्या महत्व है या उसका क्या उद्देश्य है, हमें ये समझ में आना चाहिए, तभी हम आरक्षण नीति का बेहतर मूल्यांकन कर पाएँगे। और आरक्षण जो है कि जो माँग चलती रहती है, तब हम उसको समझ पाएँगे कि आरक्षण होना चाहिए या किस स्तर पे होना चाहिए, यदि उसमें समावेश और निष्कासन की प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए, तभी हम बेहतर उस पे समझ विकसित कर पाएँगे। यदि प्रश्न भी पूछा जाता है, तो हम जो है कि एक बेहतर उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। तो हमने बताया कि आरक्षण का उद्देश्य है सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, क्योंकि जो वंचित हैं, जिनका प्रतिनिधित्व जो है कि सरकार की व्यवस्था में, सरकारी तंत्र में, शिक्षण संस्थानों में कम है, उनमें उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। ये जो है देश के लोकतंत्र के लिए भी ज़रूरी है। और साथ में जिनका प्रतिनिधित्व कम है, जिनको मौका नहीं मिल रहा है, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, यदि उनको आरक्षण के तहत यदि मौका मिल रहा है, ये कहा जाएगा कि ऐसे वर्गों के लिए हम आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना रहता है कि जिस वर्ग को हम आरक्षण दे रहे हैं, जिस समूह को हम आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है, और जो अन्य समूह है, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों में बेहतर जो है कि अ, नज़रिया विकसित होना चाहिए। ये नहीं कि जो आरक्षण नीति का फ़ायदा लेके, आरक्षण लेके यदि जो है किसी प्रतिनिधित्व का हिस्सा बनता है, किसी नीति निर्माण के अंग में अपना अपना जो डिसीज़न है उसमें भागीदार बनता है, तो अन्य समूह को लेके उसमें जो है कि गलत नज़रिया विकसित नहीं होना चाहिए। तो आरक्षण का मतलब ये भी है कि जो आरक्षण के लाभ नहीं पाते, इसका मतलब जो सक्षम वर्ग है, जो अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्षम है, शैक्षणिक रूप से सक्षम है, तो वो भी जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनके प्रति सकारात्मक नज़रिया रखें, ताकि एक बेहतर बंधुत्व की भावना का विकास हो सके, सामाजिक न्याय बेहतर हो पाए और मजबूती आए सामाजिक न्याय में। तो आरक्षण का उद्देश्य है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, साथ ही सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा। सशक्तिकरण का मतलब होता है कि हम नीति निर्माण में, निर्णय निर्माण में हमारी भागीदारी बढ़े। ठीक है? हम हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, ताकि हम वहाँ पे जब निर्णय लेंगे, इसका मतलब हमारी हमारी महत्व, हमारी चीज़ें उसमें समझी जाएँगी, हमारी जो कमियाँ हैं, हम रख पाएँगे, और धीरे-धीरे जो इससे समस्या से ग्रसित हैं, जो भी मुद्दे हैं, उन पे हम बेहतर निर्णय कर पा रहे हैं। कहा जाएगा सशक्तिकरण हो रहा है, ठीक है? और इसीलिए कहा जाता है जो आरक्षण है, वो सामाजिक सशक्तिकरण में बढ़ावा देता है, वंचित वर्गों को नीति निर्धारण की प्रक्रिया में भागीदार बनाता है। साथ ही सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी मजबूती देता है, क्योंकि देखिए समाज में जब हर तरह की निष्पक्षता रहेगी और जो है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं रहेगा, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? जब जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको
समाज में जोड़ा जाए, उनके लिए जो भी सुविधाएँ होनी चाहिए, जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। यदि वो समाज के अन्य समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ते हैं, अपने आप को बदलाव लाते हैं, एक-दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके समाज में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है, वो और बेहतर होती है। हमारा हमारी संविधान का लक्ष्य भी यही है, जो है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लक्ष्य की ओर बढ़ना, उसको मजबूती प्रदान करना, तो आरक्षण भी उसका एक कदम कहा जा सकता है। और साथ ही आप कह सकते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जो सामाजिक लोकतांत्रिक क्रियाओं में भागीदार नहीं बन पा रहा है या सीमित भागीदारी है, जैसे आप मान लीजिए कुछ वर्ग ऐसे हैं जो वंचित हैं, सिर्फ़ मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, लेकिन और निर्णय में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती। ऐसे में यदि आरक्षण उनको मिलेगा, तो शिक्षा तंत्र में भी वो जाएँगे, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, जहाँ सरकार आरक्षण के माध्यम से कमज़ोर वर्गों को पहुँचाना चाह रही है। तो ऐसे में जब वो आगे बढ़ेंगे, जब सरकारी तंत्र का हिस्सा बनेंगे, इसका मतलब वो नीति को लागू करने में, नीति निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसे में समाज का सशक्तिकरण भी होता है, सामाजिक न्याय भी मज की संकल्पना भी मजबूत होती है और लोकतांत्रिक पद्धति जो हमारी है उसमें उसमें भी भागीदारी लोगों की बढ़ती है। अल्टीमेट देखा जाए तो भई हमारा लक्ष्य जो है हम उनको उस तरफ बढ़ने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रोविज़न रखने पड़ेंगे जो संविधान हमें जो है कि निर्देशित करता है कि ऐसा राज्य को करना चाहिए और साथ में ही नागरिक राज्य संबंध में ऐसे संबंध होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आरक्षण का मकसद है, हमने पिछले क्लास में देखा था, ठीक है ना? और आरक्षण सामाजिक एकीकरण का भी माध्यम है, आरक्षण सामाजिक रूपांतरण का भी उपकरण है, ठीक है? सामाजिक रूपांतरण मतलब जो जिनको वंचित समझा जाता था, जिनको जो है कि समाज में अलग नज़रिए से देखा जाता है। जब वो आरक्षण पाके या उनको राज्य का सपोर्ट मिलता है, तो जब वो आगे ऊपर चढ़ के बढ़ते हैं, तो ऐसे में सभी लोगों के साथ समावेशन उनका बढ़ता है और उनका जो पहले की स्थिति है, उसमें सुधार होता है। एक तरह से कहिए सामाजिक रूपांतरण की स्थिति बनती है। हमने विकास क्रम में भी देखा कि जो है कि आप देखिए, इसमें जो है प्रश्न आरक्षण को लेके कई तरह से बनते हैं, तो ये सब चीज़ें जब हमें रहेंगी या निबंध में चीज़ें अगर बनती हैं, ठीक है? सामाजिक न्याय की संकल्पना को लेके अ, लो लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों को लेके यदि कोई निबंध बनता है, ये सब चीज़ें हम वहाँ ज़िक्र कर सकते हैं। मान लीजिए, जो लिखते समय जो हमारे पास ध्यान में रहेगा, हाँ, इसको हम लिख सकते हैं। जैसे आरक्षण का उद्देश्य से संबंधित ये चीज़ें अगर हैं, एक आध पैरा हम उसको डाल सकते हैं या अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न भी बनते हैं, तो भी हम लिख सकते हैं। अब विकास यात्रा का भी प्रश्न रहेगा, तो इससे प्रीलिम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वही इस खंड में ये चीज़ें हुई हैं, तिथि क्रम भी अगर पता रहता है तो कौन से किस काल में हुई है, कौन से किस ईस्वी में हुई है। उससे ये रहता है कि हमें मैचिंग करने में, मिलान करने में चीज़ें बेहतर होती हैं। जैसे आप 1909 में ब्रिटिश काल में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की धारणा आप पाते हैं, इतिहास में आप पढ़ते हैं, भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा में भी पढ़ते हैं, ठीक है? ये पृथक निर्वाचक मंडल था, ये भी एक तरह का आरक्षण था, लेकिन ये आरक्षण जो है कि अलग तरीके का था, कि जो प्रतिनिधि होगा जिस समुदाय का, उसी समुदाय के लोग उससे मतदान करेंगे। इसका मतलब ये बंद व्यवस्था की तरह एक तरह से था, इसमें सभी लोग मतदान नहीं कर सकते थे। जैसे मुस्लिम लोगों को पृथक निर्वाचक मंडल जब दिया गया, तो उसमें मतदाता भी मुस्लिम थे। इसका मतलब ये बिल्कुल उनकी बाउंड्री को बाँध दिया गया, इसमें अन्य वर्ग, अन्य समूह शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी आरक्षण की झलक हमें देता है। भाई जो और इसके बाद में 1919 में आप देखेंगे सिख समुदायों को दिया गया है, ठीक है ना? और इसके बाद में बी आर अम्बेडकर साहब ने भी पृथक निर्वाचक मंडल के लिए बहुत प्रयास किया कि जो है कि अनुसूचित जातियों को भी पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए। लेकिन इसका विरोध जो है महात्मा गांधी जी ने किया और पूना पैक्ट के तहत इसका विवाद खत्म हुआ और यह अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। उनके लिए सीटों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी ने भारत में पूरे भारतवर्ष में जो है और यात्राएँ की, इनकी समस्याओं को समझने के लिए बहुत प्रयास किया, ठीक है? ये सब जो है आज़ादी आज़ादी के आंदोलनों में सब चीज़ें गतिविधियाँ आप पढ़ते हैं, ठीक है ना? आज़ादी के बाद में जब हमने संविधान
को निर्म को निर्मित कर लिया, संविधान के अनुसार अब हम चलने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो हमने संविधान में कुछ प्रावधान रखा। अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत और राजनीतिक संस्थानों में जो जो है, जैसे देखेंगे अनुच्छेद 15 के तहत जो है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात होती है। अनुच्छेद 16 के तहत जो सरकारी नौकरी है उसमें आरक्षण की बात होती है। और राजनीतिक संस्थानों में जैसे अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण की बात होती है, अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में। इसके बाद में हमने देखा 73 और 74th अमेंडमेंट किया गया संविधान में, जिसमें पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में जो है कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और इसमें पिछड़े वर्गों को भी के बारे में बात किया गया है। इसको राज्य सरकारों पे छोड़ दिया गया है कि जो है ये आरक्षण इन पिछड़े वर्गों को देने के लिए राज्य ऐसा मतलब राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। ठीक है ना? संविधान लागू होने के बाद या आज़ादी के बाद जो है सरकारों के द्वारा कई सारी समितियों का, आयोगों का गठन किया गया, जो आरक्षण पे जिनको अनुशंसाएँ अपनी देनी थी। आप देखेंगे 1955 में का लेकर समिति का गठन, आयोग का गठन किया गया। इसने जो है कि देश भर में सर्वे किया, सारे संस्थानों से जो है कि डाटा इकट्ठा किया और जो है इन्होंने जो अपने रिकमेंडेशन दिया। देखिए ये सब इसलिए हो रहा है, जब तक हमारे पास सही सूचना नहीं रहेगी सरकार के पास कि वास्तविक स्थिति देश में क्या है, किनको आरक्षण की ज़रूरत है, कौन से ऐसे वर्ग हैं जो अभी भी बहुत पिछड़े हैं, जिनको हमें शिक्षा देनी है, जिनको हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचानी हैं, जिनके लिए कल्याणकारी योजनाएँ बनानी हैं। तो ऐसे तमाम काम हैं जो सामाजिक न्याय की संकल्पना की ओर हमें ले जाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास सूचना एकत्रण करने के लिए किसी न किसी समिति का गठन, किसी न किसी आयोग का गठन सरकार करती रहती है, जिसके माध्यम से जो डाटा आता है सरकार उस पे चर्चा करती है संसद में और चर्चा के बाद सरकार फिर निर्णय लेती है या उस पे कानून बनाती है या जो भी आगे की नीति या पॉलिसी बनानी होती है सरकार उस पे कार्य करती है। फिर उन लोगों तक वो जो है कि चीज़ें, सुविधाएँ, संसाधन पहुँचाने का कार्य फिर सरकार करती है। तो काका का लेकर आयोग ने कहा था कि जाति ही वर्ग है, अर्थात जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है वही आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है। और उन्होंने भारत में 2399 जातियों की बात की, कितनी जातियां भारत में हैं, ठीक है ना? और कहा कि जाति को ही पिछड़े वर्ग का आधार माना जाए। सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया, ठीक है? सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया कि जो है कि जाति को ही पिछड़े वर्ग का आधार माना जाए। क्योंकि होता यह है कि सरकार जिस आयोग या समिति का गठन करती है, ये ज़रूरी नहीं है कि उस सरकार वो जो है उनके रिकमेंडेशन को, उनकी अनुशंसाओं को मान ले। हो सकता है कुछ संशोधन के साथ उसको लागू करे, हो सकता है जो है पूरी तरह से उसको खारिज कर दे, ये सरकार के ऊपर होता है, ठीक है? तो बाद में देखेंगे आप जो है कि 1963 में बालाजी और अन्य बनाम मैसूरवाद में एक जो है कि मामला आता है, ठीक है ना? इसमें कहा गया कि जाति आरक्षण का प्रमुख आधार हो सकता है, लेकिन एकमात्र आधार नहीं हो सकता, ऐसा भाई न्यायालय ने कहा, ठीक है? तो जाति को एक आरक्षण का आधार मान सकते हो, लेकिन और भी आधार आप खोजिए। किसी जाति को ही आधार मान के आप सारी चीज़ें बना देंगे तो ठीक नहीं, इसलिए एकमात्र आधार नहीं है। केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है? आरक्षण गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं होना चाहिए। ठीक है? गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं होना चाहिए कि आप जो गरीब हैं उनको आरक्षण देते रहिए और कहिए इससे गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसी नहीं। गरीबी के लिए जो है कि इसलिए कहा गया ये कि आरक्षण से आप अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाइए, अपनी सक्षमता का विकास करिए और जो भी आर्थिक क्रियाएँ हैं, सामाजिक क्रियाएँ हैं, उसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने आप को सशक्त करिए। सशक्त करिए, देश को भी मजबूत करिए, समाज को मजबूत करिए और ये बिल्कुल सरकार का लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि ये आरक्षण गरीबी उन्मूलन का साधन है। अगर आरक्षण गरीबी उन्मूलन का साधन है, तो आरक्षण को सरकार जो है इस पे मुद्दा पे लड़ती रहेगी, कार्य करती रहेगी और अन्य जो सामाजिक कल्याण की कार्य गतिविधियाँ हैं, उस पे ध्यान नहीं देगी। ऐसी स्थिति में जो है आरक्षण
को गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं माना जा सकता। तो कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक दोनों आधार होने चाहिए किसी को आरक्षण देने के लिए। यदि वह सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उसके पास शिक्षा नहीं है, तो आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है? और इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 15(4) में आप पढ़ सकते हैं। आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50%। आप देखेंगे फिर सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया 1978 में, जिसने रिपोर्ट 1 साल बाद दी 1980 में। ठीक है? 1980 में इसने रिपोर्ट दी और मंडल आयोग ने क्या सिफारिश किया? मंडल आयोग ने 3 आयाम बनाए और 3 हर आयाम में कुछ न कुछ इंडिकेटर रखे कि इस इंडिकेटर पे हम जो है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन हम समाज में देख रहे हैं। ठीक है? अल्टीमेटम जो है कि समाज में तो हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जो है कौन से जो है लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का। तो इसके लिए जो है मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें दी कि सामाजिक पिछड़ापन इस पे 4 संकेतक बनाए कि भई इस आधार अगर रहेगा तो जो है उनको सामाजिक पिछड़ापन माना जाएगा। उसी तरह से आर्थिक पिछड़ापन में भी 4 संकेतक इंडिकेटर बनाए और शैक्षणिक में 3 इंडिकेटर और कहा कि भारत में 52% जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत है। मतलब ये एससी, एसटी जो हमारे समुदाय हैं उनके अतिरिक्त है। ठीक है? तीनों ने पूरा कैलकुलेशन करके कहा कि 27% आरक्षण जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाना चाहिए। जबकि जो है कि आप देखेंगे 15% और 7.5% ये एससी और ये एसटी के लिए दिया जा चुका था, तो कुल आरक्षण जो है 49.5% की बात हुई। ठीक है? इसके बाद में देखेंगे कि इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि अनुशंसाएँ की कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए। लेकिन आज भी वर्तमान में देखिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात नहीं होती। और निजी क्षेत्र अपने अनुसार जो है जिनको रखना चाहे रख सकता है। वो कोई जो है न्यायालय में ऐसा जाके आप नहीं कह सकते कि हमें आरक्षण का लाभ निजी क्षेत्र नहीं दे रहा है। ठीक है? तो आप जो है देखेंगे ये सब प्रावधान जो है किए गए। फिर जो है कि आप देखेंगे नरसिम्हा राव की सरकार थी और इसको इन्होंने लागू करने का प्रयास किया और उन्होंने 2 प्रावधान रखे कि आर्थिक रूप से आरक्षण देने के लिए 10% का प्रावधान रखा, जो अब वर्तमान में क्या है कि आर्थिक रूप से आरक्षण वर्गों के लिए संविधान संशोधन द्वारा 15 की अनुच्छेद 15(6) और 16(6) अनुच्छेद जोड़े गए, जिनको आर्थिक रूप से आरक्षण दिए जाने की बात इसमें कही गई है। लेकिन ये उस समय जो है कि संविधान संशोधन के द्वारा नहीं किया गया था। सामान्य प्रक्रिया द्वारा सरकार ने लागू कर दिया था कार्यपालिका आदेश द्वारा और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात की गई। ठीक है ना? अब यह मामला जो है न्यायालय पहुँचा और जिसको कहते हैं मंडल केस। मंडल केस को ही हम इंदिरा साहनी वाद कहते हैं। ठीक है ना? और आप देखेंगे इसका रिकमेंडेशन यहाँ लिख देता हूँ, कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी है शायद। तो इसमें जो है कि मामला पहुँचा न्यायालय में, तो न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की सीमा जो है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है? न्यायालय के अनुसार आरक्षण देते समय अनुच्छेद 335 के तहत लोक सेवाओं में दक्षता और कुशलता को बनाए रखते हुए आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए और सामाजिक न्याय और योग्यता में संतुलन होना चाहिए। ठीक है ना? और जो 10% का आरक्षण दिया गया था, जो है कि नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, उसको जो है न्यायपालिका ने असंवैधानिक बता दिया। ठीक है? और 50% की सीमा का उल्लंघन न हो इसके लिए जो है कहा कि जो है आरक्षण में अधिकतम 50% होना चाहिए। ठीक है ना? और ये भी कहा न्यायालय ने कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, यदि वह जो है कि आर्थिक रूप से सक्षम है, संपन्न है, अर्थात क्रीमी लेयर में आता है,
तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल को मिलेगा। ठीक है। और आरक्षण में कैरी फॉरवर्ड का नियम लागू होगा। यहाँ लिख लीजिए कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का नियम लागू होगा, यह केवल 2 साल के लिए होगा। यदि किसी, जैसे ये इसलिए होता है, यदि किसी आरक्षित समूह की सीटें रिक्त हो जाए तो उसे समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि वो आने वाले 2 सालों में उस सीटों को भरने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यदि 2 साल खत्म हो जाएगा तो उस कैरी फॉरवर्ड के नियम को आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन कहा गया कि अधिकतम 50% सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। और ये भी कहा कि जो है कि एक जो है कि संवैधानिक आयोग का गठन किया जाए। मतलब है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए जो आरक्षण सूची में ये मैंने लिखा है नीचे कि निकासी और समावेशन का निर्णय ले सके। जैसे मान लीजिए वो अन्य पिछड़ा वर्ग को आप आरक्षण दे रहे हो, तो यदि वो नॉन क्रीमी लेयर से क्रीमी लेयर में आ गया तो आपका डाटा होना चाहिए इस आयोग के पास। क्रीमी लेयर में आ गया तो उसको उस वर्ग से हटा के जो है कि जो मुख्य लाभार्थी है उसको उसको शामिल करें, या जो मुख्य लाभार्थी है उसको अभी वो इस स्थिति में नहीं आया उसका बना रहे, और जो निष्कासन के लिए योग्य है उनको निष्कासित किया जाए। मतलब उनको जो है कि उनका आरक्षण का लाभ देना बंद किया जाए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है कि इंदिरा साहिनी वाद के बाद के जो घटनाक्रम है, ठीक है ना, यहाँ बाद के जो घटनाक्रम हुए हैं विकास यात्रा में, वो भी हमने बताने का थोड़ा प्रयास किया था कि 76वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें तमिलनाडु में तो 69% जो है कि आरक्षण दिया गया। तो इसमें जो है उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, जबकि न्यायपालिका ने आयर कोहेलो वाद में कहा था कि 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा संभव है। फिर 77वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें 16(4) ए जोड़ा गया, SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण देने की बात की गई। ठीक है। फिर इसके बाद में 85th अमेंडमेंट किया गया, आरक्षण को पारिवारिक वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति का आधार माना गया। ठीक है। फिर इसके बाद में देखेंगे इसी सब घटनाओं को लेके 2006 में यम नागराज वाद आया, न्यायालय में चुनौती दी गई 77वें एवं 85वें संविधान संशोधन को, तो न्यायपालिका ने इसको वैध माना, लेकिन कहा कि SC/ST को आरक्षण देने के लिए सरकार को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। मान लीजिए कि सरकार को ये बताना होगा कि इस वर्ग का SC/ST का प्रतिनिधित्व शिक्षण संस्थानों में सरकारी नौकरियों में कम है। यदि ऐसा डाटा सरकार के पास आता है, उसे लगता है कि जो है कि प्रतिनिधित्व कम है, तो उनके लिए जो है फिर आरक्षण या जो है कि ये नियम जो है आप लागू कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर इसी को लेके फिर एक विवाद 2018 में आया जनरल सिंह वाद में, जिसमें ये न्यायपालिका ने यम नागराजवाद में निर्णय दिया था, तो उसको चुनौती दी गई। देखिए यदि कोई न्यायपालिका का फैसला आता है तो दोबारा उस पे कोर्ट जाया जा सकता है। कोर्ट उसको देखेगी, यदि भाई इसमें फैसले में यदि कोई कमी रह गई तो दोबारा उसको रिव्यू कर सकता है, जांच कर सकता है। ठीक है। तो यम नागराजवाद को निर्णय चुनौती दी गई और उसमें उन्होंने निर्णय को नहीं बदला। ठीक है। निर्णय को नहीं बदला। तो आप लेकिन देखेंगे कुछ उन्होंने कहा कि जो है कि यदि राज्य अभी जो है कि इस आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो ऐसे आंकड़े जो है भविष्य में प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है। प्रस्तुत करने होंगे। लेकिन अभी फिर हाल में एक निर्णय में जो है यह जनहित याचिका दायर की गई थी समता आंदोलन समिति द्वारा। यहाँ लिख लीजिए समता आंदोलन समता आंदोलन समिति द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब जो है कि प्रोन्नति में आरक्षण मूल अधिकार नहीं है, अब मात्रात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब प्रोन्नति में आरक्षण मूल अधिकार नहीं है, जो है मात्रात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।
वर्तमान में भी यही स्थिति है, ठीक है ना? तो जैसे अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ये जैसे प्रीलिम्स में कुछ घटनाक्रम दे सकता है, कि यहाँ पे दे सकता है कि या और घटनाओं को जोड़ते हुए यहाँ पूछ सकता है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे पूछ सकता है कि यहाँ पे ऐसे दे सकता है, काका का लेकर आयोग, ठीक है? इस घटना जिक्र कर सकता है और जिक्र कर सकता है आपका मंडल आयोग, ठीक है ना? इंदिरा साहिनी वाद सब दे सकता है और दे सकता है कि यम नागराज वाद, ठीक है? और दे सकता है कि जनरल सिंह वाद और आ सकता है समता आंदोलन समिति की याचिका, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोन्नत में आरक्षण को लेके। ये सब घटनाक्रम आपको पता रहेंगे तो ये नीचे से क्रम में घटनाक्रम बढ़ रहा है, ठीक है ना? तो आप इन सब का जो है इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं या हो सकता है इसमें से कोई डाटा ले ले और किसी अन्य अन्य और जो भी मामला को न्यायालय में या सरकार द्वारा या संसद द्वारा कानून बनाए गए हैं उनके इनसे रिलेट करके पूछ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि इस क्रम में इस तरह से पूछे एक ही घटना से सारा चीजें ले ले एक ही सीक्वेंस में। तो कुछ भी पूछ सकता है भाई कि मंडल आयोग का नया दे दिया, किसी दूसरे आयोग कोई गठन हुआ होगा उसमें दे देगा, ठीक है? तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग संबंधित जो है वो डाल देगा डाटा। ये सब चीज़ें कई प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना? तो उससे आप तो मुख्य परीक्षा में लिखते समय तो काम आएगा ही, लेकिन और जगह भी काम आ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें देखना चाहिए। तो देखिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमने बताया था कि जो शिक्षण संस्थान में आरक्षण है, अनुच्छेद 15 वाली जो बात है, तो उसका हम एक बार यहाँ पे मूल्यांकन कर लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं। तो शिक्षण संस्थानों में क्यों आरक्षण ज़रूरी है? आरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि शैक्षणिक विषमता जो है कि कम हो, क्योंकि जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनमें अभी इस तरह के शिक्षा ग्रहण करने के मौके नहीं मिले हैं, जैसे आप देखेंगे कई स्कूलों में जो अच्छे स्कूल हैं, उसमें आप देखेंगे कि एंट्रेंस के द्वारा जो है दाखिला होता है। अब बहुत बड़ी संख्या में जो है कि बच्चे मेड बैठते हैं और जितनी सीटें हैं उसके अनुसार उनमें उनका उनको मिलता है लाभ, चयन होता है। तो यदि मान लीजिए आरक्षण शिक्षण संस्थानों में नहीं रहेगा, तो जो पहले से शिक्षा ग्रहण ठीक प्रकार से नहीं किया है, उसे मौका नहीं मिला है, तो ऐसे में जो है कि वो अपनी योग्यता उसमें इसमें जो है प्रतिस्पर्धा में बाहर हो जाएगा, कॉम्पिटिशन में। यदि मान लीजिए उसको आरक्षण दे दिया जाए, तो वह जब इसमें शामिल हो जाएगा तो क्या कहेंगे भई, जो शैक्षणिक विषमता थी वो कम होगी और शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी, सामाजिक न्याय की संकल्पना मजबूत होगी और जो इससे वंचित वर्ग रहे हुए हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको एक स्तर पे लाने में। प्रतिस्पर्धा जब समान लेवल पे हो तो बेहतर मानी जाती है। अब एक पहले से ही कमज़ोर है, एक मजबूत है, दोनों में प्रतिस्पर्धा कराएँगे तो ये तो अन्याय है, सामाजिक न्याय है नहीं। तो ऐसे में जो है कि दोनों को रेस लगाया जाएगा, जो पहले से मजबूत है वो तो पहले पहुँच जाएगा। पहले आप दोनों को एक लेवल पे तो लाइए, उनको मौका दीजिए, फिर दोनों को रेस में दौड़ाइए, देखिए तब उसमें जिसकी जीत-हार होगी वो सही माना जाएगा भई आप जिस जब आपकी जीत तो आपका सिलेक्शन, आपकी हार तो आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। ठीक है ना? ऐसे बेहतर संस्कृति का विकास होता है, क्योंकि जब एक वंचित वर्ग जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आरक्षण के तहत या अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके जब वो व्यवस्था में आता है, अन्य समूहों से उसका जब तालमेल और मजबूत होता है, तो ऐसे में बेहतर संस्कृति का विकास भी होता है। समानता और बंधुत्व की भावना हमें इसमें परिलक्षित होती है। आप देख लीजिए, आप हर जो भी चीज़ें हैं उनको आप संविधान में जो प्रस्तावना है, जो लक्ष्य को बताती है, हमारे उद्देश्य को बताती है,
इसीलिए उद्देशिका को उसका नाम रखा गया है। तो उद्देशिका की ओर ले जाती है क्योंकि संविधान का निचोड़ क्रक्स ये उसका लक्ष्य क्या है? हम किस लिए जो है कि संवैधानिक माध्यम से चलना चाह रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई संविधान से चलिए, देश संविधान से चलेगा। इसीलिए हम चलते हैं ताकि जो उसका प्रस्तावना के जो मूल्य हैं, प्रस्तावना में निहित जो आदर्श हैं, प्रस्तावना में जो भी सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा दी गई है, उसके लक्ष्य की ओर हम बढ़ सकें। ठीक है ना? ये हमारा लक्ष्य है, संविधान हमें कहता है। लेकिन इसके कुछ भाई विपक्ष विपरीत पक्ष भी है आरक्षण के शिक्षण संस्थानों में। अब इसमें जो है कि योग्यता मानदंड होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यदि आप एक कम नंबर पा रहा है, उसका सिलेक्शन कर दे रहे हैं, उसका मतलब वो योग्य कम है। और जो अधिक योग्य है और वो अधिक नंबर पाया फिर भी नहीं हुआ उसका, क्योंकि वो असामान्य वर्ग में आता है। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि एक योग्य और एक कम योग्य में, दोनों में थोड़ा सामंजस्य जो है प्रभावित होता है, गुणवत्ता की प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए कि यदि 100 प्रश्न में 100 नंबर के प्रश्न में यदि मान लीजिए कि 75 नंबर जो है जनरल की मेरिट गई, ठीक है? और एक जो है 74 नंबर सामान्य का बच्चा पाता है 74 नंबर, लेकिन एक ओबीसी का अगर 70 नंबर पा जाता है, इसका सिलेक्शन हो जाता है लेकिन 74 मार्क्स पाने वाले बच्चे का नहीं होता। तो इन दोनों में थोड़ा-सा जो है ये रहेगा, कटुता रहेगी कि हम जो है इससे अधिक हमारी शिक्षा इससे अधिक बेहतर हम हैं इससे, हमारी गुणवत्ता अच्छी है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोनों में जो है कि थोड़ा-सा मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति बनती है। ठीक है? और इसका मतलब आरक्षण को जो लाभार्थी हैं प्रायः उपेक्षा का शिकार माना जाता है, जो उसे उपेक्षित माना जाता है। कई बार देखेंगे कि जो जातिगत धारणाएँ प्रबल हो जाती हैं, कि देखिए ये आरक्षण वाले वर्ग हैं, ये कितने भी आरक्षण पा लेंगे वो समाज में इनकी स्थिति ऐसे ही रहेगी। तो तमाम जीते समाज में आप आए सुनते हैं, ठीक है ना? तो उसको आप एक सरल भाषा में लिख सकते हैं कि सामाजिक जातिगत भावनाएँ भी इससे मजबूत होती हैं। शिक्षा का राजनीतिकरण को बढ़ावा मिलता है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? तो ये शिक्षण संस्थानों में तो हमारा जो इसका नि रिजल्टेंट है, जो निष्कर्ष है, क्या होना चाहिए कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण होना चाहिए, लेकिन साथ-साथ में जो सही वास्तविक लाभार्थी हैं, उनकी पहचान हो सके और साथ में इसमें निष्कासन और समावेशन की व्यवस्था भी बनी होनी चाहिए, ताकि जो आरक्षण के प्रावधानों से ऊपर चला गया है, मतलब उच्च वर्ग में आ चुका है या आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत हो चुका है, उनको जो है आरक्षण से निकाला जाए। जो लाभार्थी हैं, उन पे और ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि बेहतर हमारी आरक्षण नीति जो है शिक्षण संस्थानों में सफल हो और एक बेहतर सामाजिक न्याय की संकल्पना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की संकल्पना, बंधुत्व की भावना, समता की भावना, समानता के अधिकार की संकल्पना को और मजबूती मिल सके। तो अब देखिए इस तरह की हो गई। हमने एक आरक्षण सामाजिक न्याय के साधन के रूप में प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह एक सामाजिक विभाजन का माध्यम बन गई है। ऐसे में भारत की आरक्षण नीति का मूल्यांकन करें। ठीक है, इसको आपने प्रश्न लिखा होगा तो अच्छी बात है। अभी हम इस पे जो है चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो अब जैसे कि ये सब चीज़ें हो गई निजी और इसके बाद एक है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की माँग हो रही है। आप देखिए कि मुद्दा ये भी चल रहा है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों होना चाहिए? तो अभी हम जो देखेंगे क्योंकि अभी हम आरक्षण की तार्किकता के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हमने विकास क्रम पढ़ लिया, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण भी पढ़ रहे हैं। मतलब जैसे देखा हमने कि आरक्षण जो है अब किन-किन चीज़ों में दिया जा रहा है। तो मंडल आयोग ने भी निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात की थी। एक बार उसकी चर्चा कर लें कि यदि आरक्षण निजी क्षेत्र में दिया जाता है, उससे क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, उसका भी ज़रा परीक्षण किया जाए। ठीक है ना? तो क्योंकि देखिए मंडल आयोग की सिफ़ारिशें भी थी कि सरकार जो है वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण के लिए लागू करे, ठीक है ना? तो संविधान में अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 15(5) जो है, हमने जो है कि यहाँ देख लीजिए हमने 15(5) में क्या लिखा है, किस प्रकार की बात कर रहा है। हमने पिछली कक्षा में
समता समानता का अधिकार वाली बात की है, तो देखिए 15/5। इसको 73वें संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया। किसी भी शैक्षणिक संस्थान सरकारी प्लस गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए रखा गया है कि लेकिन अब ये सरकारी और गैर सरकारी संस्थान दोनों हैं, ठीक है, तो ये जो है कि शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों का प्रावधान किया गया है। तो आप यहाँ देखिए, अभी मैंने कहा था पिछले कुछ समय पहले कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात की गई थी, तो यहाँ प्रावधान रखा गया है, ठीक है ना? पीछे मैंने शायद कुछ दूसरा नहीं रखा गया, ऐसा शब्द बोला, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन ये जो है शिक्षण संस्थानों में उनकी बात की जा रही है, ठीक है ना? 1 मिनट। अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण की जो बात है, ठीक है ना? इससे भी तर्क दिए जाते हैं, भाई निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखेंगे कि आर्थिक सुधारों के दौर में अब आर्थिक उदारीकरण कह लीजिए, निजीकरण, वैश्वीकरण के दौर से आप देखेंगे सरकार ने निजी क्षेत्रों में जो नियम थे उसके लिए ज़्यादा उदारता दिखाई और धीरे-धीरे जो है कि निजी पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है भागीदारी में बढ़ाने का प्रयास किया गया। ऐसे में देखेंगे, आज भी देखेंगे आप कि जो आर्थिक सुधार के दौर में देखेंगे निजी क्षेत्र में रोज़गार अधिक सृजित हो रहे हैं, सरकारी नौकरियाँ कम हो रही हैं। ये क्रमिक रूप से घटती जा रही हैं। अतः मांग की जा रही जैसे अमेरिका में होता है, निजी क्षेत्रों में डाइवर्सिटी बिल या सकारात्मक क्रिया द्वारा विशेष संरक्षण दिया जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो है कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो ज़्यादातर जो रोज़गार है वो निजी क्षेत्र से आते हैं। तो उसमें इस तरह का विशेष प्रावधान किया गया है डाइवर्सिटी बिल के द्वारा कि जो है कि जिनको प्रतिनिधित्व कम है, उनको जो है कि उनका हिस्सा बनाया जाए। ठीक है ना? तो निजी क्षेत्र भी सामाजिक संस्थानों को वो करते हैं, कंज़्यूम वही करते हैं। अब आजकल देखा जाए ज़्यादातर संसाधन को रन करने के लिए निजी क्षेत्र ही आगे बढ़ा रहे हैं उसको। तो ऐसे में सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए, सामाजिक न्याय की संकल्पना को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रियाएँ, आर्थिक क्रियाएँ जो है कि आप देखेंगे निजी क्षेत्रों द्वारा तेज़ी से बढ़ रही हैं। यदि आरक्षण रहेगा तो उसमें लोग जुड़ेंगे निजी क्षेत्र से भी। तो बेहतर जो है कि आरक्षण या सामाजिक न्याय की संकल्पना और मजबूती मिलेगी। लेकिन जो है कि अ, निजीकरण को लेके जो है कि कई सारे द्वंद भी हैं और कहा जाता है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण तो होना चाहिए, लेकिन उसके अपने-अपने तर्क हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि जो निजी क्षेत्र है उसका विरोध करेगा। विरोध ऐसे करेंगे जैसे जो भी निजी एसोचैम है, फिक्की है, सब संस्थान हैं, वो विरोध करते हैं कि आरक्षण निजी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो है कि गुणवत्ता पे प्रभाव को डालता है। जो कम योग्य हैं वो आ जाएँगे तो फिर व्यवस्था में, प्रतिस्पर्धा में बेहतर अपने आप को नहीं रख पाएँगे। तो ऐसे में जिस कंपनी के या जिस निजी क्षेत्र का हिस्सा बनेंगे, प्रतिस्पर्धा से बाहर होगी, उसमें उस तरह की गुणवत्ता उसकी कमज़ोर होगी, ठीक है ना? क्योंकि आप देखेंगे प्रतिस्पर्धा का दौर है, मार्केट में कॉम्पिटिशन है। एक ही चीज़ के लिए बहुत सारी कंपनियाँ बोली लगाती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, तो उसका मूल्य गिर जाता है। यदि योग्य बंदा नहीं रहेगा, तो उसमें तो जो है उसका कंपनी लाभ नहीं उठा पाएगी। ऐसे में जो है निजी क्षेत्र इसका विरोध करता है कि नहीं जो है और कहता है कि जो है कि कल्याणकारी कार्य सरकार का होना चाहिए। निजी क्षेत्र का कार्य जो है कि सरकार के साथ सहयोग करके विकास कर्म तो करना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और कई बार मानते हैं कि उनकी स्वतंत्रता में बाधक हो सकता है। हर कोई कोर्ट में पहुँचेगा कि भई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो नौकरी नहीं दी जा रही थी निजी संस्थानों में, तो उसका उल्लंघन होने पर जो है न्यायपालिका के भी मामले बढ़ेंगे। ऐसे में जो है कि स्वतंत्रता जो है कार्य करने की वो प्रभावित होगी। ये सब कारण है जो निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो इसको आप 2 पक्ष में आप अगर इस तरह से आता है तो आप लिख सकते हैं कोई 3-3 4-4 पॉइंट, ठीक है ना? तो
अगर कहा जाए कुल वर्तमान में मांग यही होनी चाहिए कि भविष्य में चुनौतियां हैं, तो सरकार और निजी निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय होना चाहिए और सामाजिक उत्तरदायित्व और जन कल्याण की भावना से दोनों को कार्य करना चाहिए। इसीलिए देखेंगे सरकार भी कहती है कि जो आपका लाभ है कंपनी का, इतने प्रतिशत आप जो है सामाजिक दायित्व में लगाओ। सीएसआर की संकल्पना का विकास किया गया है। आप देखेंगे बड़े-बड़े ट्रस्ट निजी संस्थानों के चलते हैं, जिसमें बहुत कम पैसे लगते हैं या मुफ्त में चीज़ें जो उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है? तो ऐसे भी संस्था जैसे टाटा ट्रस्ट का बहुत सारा आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि देश भर में फैला हुआ है। ये सब क्या होता है, ये भी निजी संस्थान भी ये सब कार्य करते हैं, तो कहा जाता है भाई ये सामाजिक न्याय की संकल्पना की ओर बढ़ रहे हैं, जो बेहतर है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन एक मुद्दा बना हुआ है अभी भी कि क्या किया जाना चाहिए। तो इसलिए जो है कि निजी क्षेत्रों में कार्यस्थल पर सामाजिक विविधता को बढ़ावा देनी चाहिए। ठीक है, निजी क्षेत्रों को चाहिए कि सभी वर्गों को लेके लोगों को शामिल करें अपने जो है कि अपनी व्यवस्था में, इससे बेहतर होगा। अब निजी क्षेत्र चीज़ें हैं, कई बार धार्मिक आरक्षण की बात की जाती है, धार्मिक आधार पर आरक्षण, धार्मिक आधार पर आरक्षण। भाई जो धर्म कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं जो अपने आप को मानते हैं कि नहीं आरक्षण ठीक नहीं है, ठीक है ना? तो उसके लिए बेहतर चीज़ें होनी चाहिए। धार्मिक आधार पर भी आरक्षण की माँग कई बार होती रही है। इस पे जो है एक जस्टिस सच्चर की अध्यक्षता में एक जो है कि समिति भी बनी थी। तो उसने भी अपनी अनुशंसाएँ दी थी। उसको थोड़ा हम देखेंगे। ये जो है कि धार्मिक मामले के जो कोई मुद्दा आता है तो उसमें जो है कि आप सकारात्मक पहलू अगर आपको लिखना रहे तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा तो ये काम आएगा। निबंध में काम आएगा या और भी सामाजिक मुद्दे जो आते हैं, उसमें आप इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए जस्टिस सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, ठीक है? इसने जो सुझाव दिया था या रिकमेंडेशन दिया था, देखिए इन्होंने कहा था कि मुस्लिम आबादी देश की 14.2% है। वो कहते हैं अल्पसंख्यकों के लिए है, मुस्लिम आबादी देश में कितनी है? 14.2% है। लेकिन प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है। अत्यंत कम है। उन्होंने बताया कि जो प्रशासनिक सेवा है, प्रशासनिक सेवा में मात्र 3% और पुलिस में मात्र 4%। ठीक है? जबकि जनसंख्या 14.2%। इस कहा कि जो है कि मुस्लिम समुदाय में पिछड़ापन अधिक है, ठीक है ना? तो आबादी के अनुरूप सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है? इन्होंने कहा मुस्लिम समुदाय में अधिक पिछड़ापन है, ठीक है ना? क्योंकि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व कम है। तो कई बार जो है इसका पक्ष रखने वाले लोग इस समिति का हवाला देते हुए अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, कि जो है कि इस तरह से जो है कि होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पे कोई कार्य नहीं किया, ठीक है ना? और बाकी जो है कि एक रंगनाथ पैनल ने एक रंगनाथ पैनल बना था, जिन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सकारात्मक संरक्षण की अनुशंसा की थी, ठीक है?
कहा था इनके तहत मुस्लिम, ईसाई तथा अन्य अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का समर्थन किया गया था। तीनों ने अल्पसंख्यक जो भी समुदाय हैं, अल्पसंख्यकों, इसमें आपका मुस्लिम, आप देखेंगे ईसाई व अन्य अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का समर्थन किया था। जैसे जैसे अपनी बात को अगर सही बताना है तो इन सब का जिक्र करते हुए बता सकते हैं। इन्होंने अनुशंसा की थी कि 10% मतलब 15% आरक्षण जो है, 15% आरक्षण अल्पसंख्यकों के लिए होना चाहिए। इसमें 10% आरक्षण केवल मुसलमानों के लिए, ऐसा इन्होंने कहा। 5% जो है अन्य अल्पसंख्यकों के लिए। ऐसा इन्होंने रिकमेंडेशन किया था। ठीक है ना? ये तो हो गई कि जो है कि समिति और पैनल की बात, जिन्होंने ऐसी अनुशंसाएं की थी। ठीक है ना? अब इसका मूल्यांकन करना है हमें, इसका जो है परीक्षण करना है, तो पक्ष में हम चीजें और क्या रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप, अच्छा, ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको बेहतर समझ पाए कि आप यदि उसके जो नकारात्मक पहलू हैं, सकारात्मक पहलू दोनों नहीं जानेंगे तो पता चला आपने सकारात्मक पक्ष ही रखा, नकारात्मक उसके क्या हो सकते हैं आपने नहीं अनुमान लगाया। यदि ऐसी नीतियों को लागू कर दिया तो समाज में जो है इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि दोनों चीज़ें हमारे पास रहती, जो फिर उसमें सामंजस्य बैठाया जाता है। यदि सामंजस्य जिस स्तर तक बन पाता है, तो इसीलिए हमारी नीतियाँ उस स्तर तक बनती हैं, तो वो ज़्यादा सफल मानी जाती हैं। ठीक है? देखेंगे पश्चिमी तर्क में अन्य धार्मिक समुदायों में भी सामाजिक स्तरीकरण पर आधारित समानता है। ठीक है? इसमें देखेंगे पश्चिमी के अल्पसंख्यकों में वंचना का भाव है। अल्पसंख्यकों में वंचना का भाव है, इसलिए आरक्षण उनको देना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को संविधान और सरकार की स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए, जैसे यदि अल्पसंख्यकों को लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को विश्वास उसका कमजोर होता है। यदि सरकार विश्वास जनता का कमजोर होता है, नागरिक का, तो ऐसी स्थिति में जो है ये संबंध ठीक नहीं माना जाता। इसलिए कहा जाता है कि आरक्षण जो है दिया जाना चाहिए। और आप लिख सकते हैं कि ये सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए ज़रूरी है। भाई लोग, इन लोगों को मिलेगा तो सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण और मजबूत होगा। ऐसे और पॉइंट लिख सकते हैं मजबूती देने के लिए। ठीक है ना? लेकिन अब विपक्ष में क्या है? पहली बात, संविधान में उल्लेख नहीं है धर्म के आधार पर आरक्षण, इसलिए इस पर कानून बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि संविधान में ऐसा विचार अभी रखा नहीं गया है। ठीक है ना? धर्म के आधार पर आरक्षण होगा तो सांप्रदायिक भावना को मजबूती देगा। सांप्रदायिक भावना सांप्रदायिक भावना को मजबूती देगा। ठीक है? और भारत में जो आरक्षण का आधार है, वो आप देखेंगे आरक्षण का आधार क्या है? सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन है, प्लस अब आर्थिक रूप से और जुड़ गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है।
यदि इस आधार पे उनका परीक्षण होता है, तो आरक्षण के वो लाभार्थी माने जाएँगे। ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हैं कि आरक्षण नीति को धर्म से तटस्थ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जाति को हिंदू के साथ-साथ सिख और बौद्ध धर्म को सदस्य में भी शामिल किया है कि ये सब जो है बौद्ध धर्म भी हिंदू का हिस्सा है, सिख भी हैं। तो ये सब जो है कि जबकि मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन इत्यादि इसके दायरे से बाहर हैं। इसका मतलब इनको क्या कह दिया गया है, ये अल्पसंख्यक हैं। ठीक है ना? इसी संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, किया गई है। दायर याचिका होती रहती है, जिसमें कहा गया है कि ईसाई धर्म में अनुसूचित जाति से जुड़े समूह द्वारा आरक्षण की माँग की जाएगी। इससे क्या होगा कि जो कमज़ोर वर्ग है, फिर वो आरक्षण की माँग करने लगेंगे। हर वर्ग में आरक्षण की धार लगेगी। इससे सामाजिक विद्वेष भी कमज़ोर हो सकता है और जो सांप्रदायिक भावना मजबूत हो सकती है, जो देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं मानी जाती। इसलिए जो है कि ज़रूरत है हमें कि आरक्षण नीति को धर्म से तटस्थ रहने की ज़रूरत है और आरक्षण में बेहतर निष्कासन और समावेशन की व्यवस्था होने की ज़रूरत है और समाज में समय-समय पर इसका परीक्षण किए जाना चाहिए कि कौन वास्तविक लाभार्थी हैं और कौन जो है कि इस दायरे में नहीं आते। तभी हम बेहतर क्रियान्वयन, बेहतर नीति बना पाएँगे और आरक्षण को जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ मिले, ऐसा प्रयास रहना चाहिए। ठीक है ना? अब एक और धार्मिक आधार पे आरक्षण है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नहीं, धार्मिक नहीं आर्थिक आधार पे। अभी धार्मिक हमने चर्चा कर लिया। कई लोग विरोध करते हैं कि धार्मिक आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं ठीक है। ठीक है ना? और 124वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश हुआ था, जो 103वाँ संविधान संशोधन बन के आया। ठीक है ना? और यह जो है एसआर सिंह आयोग 2010 में बना था, जिनकी अनुशंसा की गई थी कि जो है आप देखेंगे कि 10% आरक्षण होना चाहिए। ये तो अनुच्छेद 15(6) ऐसे भी लिखा है, मान लीजिए ऐसे भी लिख लिख सकते हैं और इधर 16(6) की बात हो रही है। ठीक है ना? ये 2 प्रावधान संविधान संशोधन में जोड़े गए 103वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है? संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण जो है समाज सामान्य वर्ग के आर्थिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जैसे इसमें लिखा हुआ है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। ठीक है ना? इसमें हिंदू भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं और सिख भी आ सकते हैं, ईसाई भी आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? यदि हिंदू का कोई वर्ग जो है सामान्य वर्ग में है, जनरल में है, तो वो इसमें आ जाएगा। मुस्लिम के भी कई वर्ग जो है सामान्य माने जाते हैं, सिख भी कई वर्ग वर्ग अपने आप को सामान्य वर्ग में मानते हैं, कुछ वर्ग में ईसाई में भी मानते हैं, ये सभी आ जाएगा। ऐसा नहीं कहा गया कि सामान्य वर्ग मतलब सिर्फ हिंदू वर्ग के लिए बात हो रही है यहाँ पे, जो है कि समाज में जो इस वर्ग के आते हैं वो भी शामिल रहेंगे ये, ठीक है ना? जातियाँ शामिल हैं, जो सामान्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना? और यह जो है कि आप देखेंगे अल्पसंख्यक संस्थानों पे लागू नहीं होगा, ठीक है ना? अब देख लेते हैं इसका जो है इसमें और इसकी जो शर्त रखी गई है, शर्त क्या है संविधान संशोधन में? देखिए शर्त ये है कि आप देखेंगे 8 लाख जो है कि से कम आपकी वार्षिक आय हो, ठीक है? 8 लाख से कम आपकी वार्षिक आय, पहली शर्त है। दूसरी है कि 5 एकड़ से कम कृषि भूमि, बहुत बड़ा एरिया है। 3 आप देखेंगे शहर में 1000 वर्ग फीट से कम का फ्लैट, ठीक है ना? फ्लैट प्लॉट, अगर ये जो है जो पूरी करते हैं वही माने जाएँगे
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो ऐसे देखेंगे तो ऐसे बहुत बड़ी जनसंख्या आ जाएगी। इसीलिए इसकी आलोचना हो रही थी। जो शर्त रखी गई है, तो 8 लाख वार्षिक आय तो बहुत जो है कि ढूँढना बहुत कम लोग ऐसे होंगे मतलब होंगे, लेकिन देखा जाए तो संख्या 10 पर आरक्षण 10% है, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में जो है इसका एक बेहतर डाटा होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस तरह से अपना रखा है ये संकेतक के आधार पे, ठीक है ना? तब इसमें देख लेते हैं क्या इस परीक्षण वाली बात पक्ष-विपक्ष में। देखिए, आर्थिक पिछड़ापन के कारण क्या होता है कि अवसर तक पहुँच होती है, पहुँच कम हो जाती है। आर्थिक पिछड़ापन के कारण अवसर तक पहुँच कम हो गई। क्यों? आपके पास पैसा नहीं था, आप पढ़ नहीं पाए और जब पढ़ नहीं पाए, सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? अवसर तक पहुँच कम हो गई आपकी। इसलिए आर्थिक आधार पे आरक्षण ज़रूरी है, ठीक है ना? वर्ग विभाजन बढ़ा है समाज में आप देखेंगे, ठीक है ना? वर्ग विभाजन समाज में तो अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की परिस्थिति जो स्थिति है, व्यक्ति की परिस्थिति जो है, जाति से नहीं वर्ग से हो रही है कि हम उच्च वर्ग में आते हैं, हमारे पास पैसा अधिक है, ठीक है? तो इसको यदि पूरा करना है तो भई ऐसी स्थिति में तो आर्थिक न्याय की संकल्पना को मजबूती देने के लिए ज़रूरी है, आर्थिक न्याय लिख सकते हैं। आर्थिक न्याय के लिए ज़रूरी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया ना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसलिए आर्थिक न्याय की संकल्पना के लिए भी ज़रूरी है। और आप लिख सकते हैं कि आय के आधार पे बढ़ते बहिष्करण के कारण प्रस्तावना में निहित आर्थिक न्याय की इसको तीसरा भी में ले सकते हैं। चौथा लिख सकते हैं आप आर्थिक आधार पर आरक्षण से जातिगत वैमनस्य मतलब जातिगत वैमनस्य कम होगा। जातिगत वैमनस्य और जातिगत संघर्ष कम होंगे। क्योंकि कई बार जो है इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि भाई आरक्षण और बिना आरक्षण वाले में द्वंद बना रहता है। कई आर्थिक असामान्य लोग कहते हैं कि हम तो बिल्कुल गरीब हैं और फिर भी जो है हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमें मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय संकल्पना हम पे लागू नहीं हो रही, दिक्कत है। ठीक है? तो जो अनारक्षित वर्ग है, कुंठा व तासा में कमी आएगी, जो कुंठित मानसिकता है, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। और यह संविधान संशोधन द्वारा किया गया इसलिए वैध है। संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, इसीलिए इसकी वैधता है, इसलिए इसकी वैधता है। तो ये चीज़ें हो गई। और उसी तरह से आप विपक्ष में लिख सकते हैं कि यह क्या करता है, संवैधानिक वैधता पे प्रश्न खड़ी करता है। हालाँकि सरकार अब न्यायपालिका ने भी इसको पुष्टि कर दी है कि सही है, ठीक है? सामाजिक वैधता पर प्रश्न खड़े करता है, क्योंकि आप देखेंगे इंदिरा साहनीवाद में आधा 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन उस सीमा का पार कर गया, ठीक है ना? और इसमें वाद का ज़िक्र कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने अब न्यायपालिका ने अब इसको हरी झंडी दे दिया है कि नहीं ये संशोधन वैध है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लागू करने में व्यावहारिक चुनौती, क्योंकि 8 लाख से कम आय वाले आय वालों की आबादी अधिक, तो उनको 10% में ही इतनी बड़ी जनसंख्या को कवर कर रहे हैं, तो भी समस्या। तीसरा आप लिख सकते हैं, आर्थिक आधार पे आरक्षण सरकार के नैतिक आधार को कमज़ोर करता है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित न कर पाने के रूप में व्यक्ति की असफलता रूप में देखा जा सकता है, ठीक है ना? अधिकांश जो है अनारक्षित वर्ग इसमें शामिल नहीं है। और आप लिख सकते हैं कि आरक्षण नीति का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, बाकी न कि रोजगार साधन का, ठीक है ना?
आरक्षण नीति जो है रोजगार का साधन नहीं होनी चाहिए। आरक्षण नीति जी रहेगी तभी हमको रोजगार मिलेगा। ये सच्ची और उसके बाद में राजनीतिकरण बढ़ावा दे रहा है ये। राजनीतिकरण, वोट बैंक की राजनीति, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण की चीज़ों का आप विपक्ष लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब जितने भी हमने पढ़ा आर्थिक आधार पे, धार्मिक आधार पे और शिक्षण संस्थानों में, कहीं विपक्ष में, कहीं विपक्ष में। अब ओवरऑल लेके हम एक बार लिख ले एक्चुअली में अब जो पढ़ने जा रहे हैं, ये जो है आरक्षण संबंधी मुद्दा जो भी आएगा ये लगभग और प्रश्नों के उत्तर लिखने में जो है कि यही चीज़ काम आएगी ज़्यादातर। ठीक है ना? तो आरक्षण नीति की समीक्षा हमें करनी चाहिए। आरक्षण नीति हमने जो प्रश्न दिया था, तो यो इसी पे आप लिख सकते हैं, इस भी समीक्षा या मूल्यांकन। ठीक है ना? तो मूल्यांकन में 2 चीज़ें जब तक रहेंगी तभी मूल्यांकन हो पाएगा। ठीक है ना? तो पहले हम जो है इसका विपक्ष देख लेते हैं, फिर उसकी उपलब्धियाँ देखेंगे। ठीक है ना? देखिए, समाज को आरक्षण ने अब तक क्या किया है, समाज को भाई लोगों इसका वो करते हैं, मतलब इस तरह से जो आरक्षण के विरोधी हैं, वो कहते हैं कि आरक्षण ने तो बहुत गड़बड़ किया काम समाज में। क्या किया इनका दावा है, आरक्षण जातिगत आधार पर विभाजित करने का कार्य किया है। जातिगत आधार पर, ठीक है ना? इससे क्या है, जातिगत अस्थायित्व आया है। और हम पढ़ते आए हैं कि जाति व्यवस्था जो है कई मामले में बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है सामाजिक न्याय के लिए। इसने जो है कई सारे प्रतिबंध लगाती है ये। ठीक है, जातिगत अस्थायित्व बढ़ाना। भाई जैसे कई लोग कहते हैं कि हम जो है एससी एसटी में आ जाएँ, जो जनरल है हम ओबीसी में आ जाएँ, किसी तरह से हमारा सर्टिफ़िकेट बन जाए, हम आरक्षण का लाभ ले लें। इसका मतलब वो उसी में बने रहना चाहते हैं ताकि उनको आरक्षण मिलता रहे। तो ऐसे में सामाजिक जातिगत अस्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है ना? अब आप देखेंगे आरक्षण का लाभ जो है, जो वास्तविक लाभार्थी है, जो है ना आर्थिक वास्तविक लाभार्थी तक जो है कि पहुँच कम है। कई बार देखते हैं वास्तविक लाभार्थी अक्सर लाभ नहीं ले पाता, जो जानकार है, जो व्यवस्था को जानता है, उसका लाभ ले जाता है। ठीक है ना? और इसके बाद में देखेंगे ये वर्तमान में क्या है, आरक्षण वोट बैंक की राजनीति बनी हुई है अभी। कई कहते हैं कि हमको भाई जाट जाट कहते हैं हमें आरक्षण दे दिया जाए। कई बार देखते हैं आप गुजरात में कहते हैं भाई पटेलों को आरक्षण मिलना चाहिए। और इस तरह के हम मुद्दे चुनाव में भी देखते हैं। इससे क्या होता है कि राजनीतिकरण होता है कि भाई कोई दल कह रहा है कि मेरा हम जो है इस वर्ग को हम आरक्षण की मांग, हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पे बात करेंगे, बुरा करेंगे। एक तरह से कहिए जाति को लेके जो है कि राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग को इस जो उसमें प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है ना? और क्या है, जाति का संघर्ष बढ़ रहा है, जाति का विभाजन। ठीक है ना? और आप देख सकते हैं कि यह जो है कि योग्यता और कुशलता, योग्यता व कुशलता विरोधी है ये। क्योंकि जो कम योग्य हैं, उनको जो है आप आरक्षण के तहत नौकरी दे देते हो शिक्षा संस्थान में। ठीक है, आप देखेंगे गरीबी निवारण रोजगार का साधन, ये गरीबी निवारण वह रोजगार का साधन बना हुआ है। और हमको था कि भाई हमको आरक्षण जो है कुछ दिन में बंद कर देंगे, लेकिन देखेंगे अभी आरक्षण की संकल्पना इतनी मजबूत हो गई है कि सरकार इस पे जो है कि अगर कहती कि हम आरक्षण बंद करते हैं, बहुत बड़ा विरोध होगा। ठीक है ना? समाज अभी तैयार नहीं है इस तरह के करने के लिए। ठीक है ना? और ये अपने मूल उद्देश्यों से विचलन में जा रहा है। तो ये देखिए ये सब चीज़ें आपको शब्द इस तरह से लिखे जाते हैं, पता रहना चाहिए। तो ही आप जो है कि आप लिख पाएँगे कि हाँ, मुख्य परीक्षा में चीज़ें
नहीं वैसे तो कैसे लिख पाएँगे? आप कुछ फ्रेमवर्क बनाएँगे जिसको कवर करने आप प्रश्न किसी भी तरह आ जाए, तो आप जो है कुछ न कुछ उसको लिखने की स्थिति में तो रहना चाहिए। आप देखेंगे उपलब्धियाँ में कि 70-75 वर्षों में जो है कि सामाजिक व शैक्षणिक स्थितियों में सुधार हुआ है। कई लोग देखिए जो है कि नीचे थे बहुत वो आरक्षण के पाके जो है कि अब वो कुछ मतलब सामान्य स्थिति में आ गए हैं और ठीक है उनका जीवन बेहतर हुआ है। और कई जो है हमारे शिक्षण संस्थानों में नामांकन बढ़ा है। हमारी जो लिटरेसी रेट था, ठीक है? वो भी साक्षरता दर भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। ठीक है ना? और इसका मतलब जो वंचित वर्ग थे